हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में जिसके हमने जाना था कि नवपाषाण काल क्या होता है, मध्यपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि मानव किस तरह से गुफाओं में सोता था या किस तरह से कृषि का उसने विकास किया था। धीरे-धीरे अपने जीवन यापन को वो आगे बढ़ा रहा था। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसके आज ऊपर हम क्लास ले रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसके हमारे पास लिखित परिणाम तो हैं, हमने पुरानी सभ्यता के लिखित परिणाम तो ज़रूर मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि वे लोग इस लिखित या जो हमें प्रमाण मिले हैं, चित्रकलात्मक या उनकी जो वर्णलिपि मिली है, वे क्या कह के गए हैं, क्या दर्शा के गए हैं। इसके बारे में आज कुछ बातें करते हैं हम। आद्य ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जिसके हमारे पास लिखित परिणाम ज़रूर है, लेकिन हमने उसको पढ़ नहीं पाए, या मतलब आज तक भी हमारे वैज्ञानिकों को वो चीज़ समझ में नहीं आई है। उसको ये आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके भी प्रागैतिहासिक काल की तरह अलग-अलग पार्ट है। जैसे कि हमने प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमने पढ़ा था कांस्य युग, लोहा युग, और इसी तरह से इसके भी एक अलग है पार्ट है, इसकी कुछ साइट है। हड़प्पा सभ्यता जो एक मेन इम्पोर्टेंट साइट है, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या इसी को ही सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात है 1826 की, जब एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने जाना कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो अलग एक प्राकृतिक समय की बसी हुई कुछ लोगों का संक्षेप या अवशेष यहाँ पे जरूर होंगे। इसलिए लोगों को यहाँ से अलग तरह की ईंटें प्राप्त होती हैं या कुछ अपना जरूरी कुछ सामान की आवश्यकता होती है, जैसे कि घर बनाने खातिर ईंट चाहिए या मिट्टी की आवश्यकता है, तो लोग वहाँ पर जा कर दे वही उसने खोद लेते थोड़ा मोटा, तो वहाँ पे ईंट निकाल लिया कर दे, मिट्टी लिया कर दे। और इस अंग्रेज अधिकारी का चार्ल्स मैसन का इसके ऊपर ध्यान पड़ा और उसने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने सरकार से अनुरोध करा कि इसके ऊपर हमने थोड़ी खोजबीन कर लेनी चाहिए ताकि इसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगाया जा सके। 1826 में चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम इसकी ओर ध्यान गया, लेकिन अंग्रेजों ने या सरकार ने इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया और इसकी बात को इग्नोर करने लगे, खास इंटरेस्ट इसके बारे में दिखाया को नहीं। तो फिर कुछ दिनों बाद 1853 और 1856 की बात है, और 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने। उस समय की बात है जब लाहौर से कराची तक का रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जाने लग रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी थी लाहौर से कराची तक की। उसी बीच में बर्टन बंधु नाम का एक और अधिकारी था जिसका भी इसके ऊपर ध्यान गया और उसने भी इसके बारे में सरकार से बात करी कि जी यहाँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यहाँ से लोगों को यहाँ पे इस तरह की ईंटें वगैरह प्राप्त होती है, मिट्टी प्राप्त होती है, या कुछ एक अवशेष जो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि लोग होते हैं मिट्टी निकाल लिया कर दे, ईंट निकाल लिया कर दे। तो वो साइड थी जो पुराना लग रही थी, तो उन्होंने भी इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करी सरकार से कि शायद कुछ तो यहाँ पर रहा होगा, इसके ऊपर शायद हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। बर्टन बंधु, जिसका नाम है बर्टन बंधु, इन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी एक बार हमारी नज़र शायद गिर लेनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इतनी बार कहने के बाद थोड़ा मोटा ख्याल करने की कोशिश करी, तब ही 1921 में शायद इसने मिटो देते हैं 1921 में पाकिस्तान के अंदर ये साइट है हड़प्पा सभ्यता। इसके ऊपर दयाराम साहनी, जिसने इसके ऊपर शोध करा, खोज करी, और उसने इस बात का पता लगाया कि पाकिस्तान के हड़प्पा नामक शहर के अंदर कुछ पुराने स्थल ऐसे हैं
आज से 5000 साल पहले भी कोई सभ्यता हो के जाली जो हमारे तरह जीवन यापन करी थी, शायद ये कहीं हमसे भी अच्छा जीवन यापन करती थी। आगे इसके बारे में बातें करेंगे कि उनके घर के अंदर जल निकासी कैसी थी, ड्रेनिंग सिस्टम उनका कैसा था, परिवार नियोजन कैसा था, समाजीकरण कैसा था, आभूषण क्या क्या पहनते थे, फसलें क्या क्या थी, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दयाराम साहनी ने इसके ऊपर चर्चा पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता तो बाद में पड़ा, हड़प्पा नामक शहर के अंदर दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी और पता लगाया कि आज से 5000 साल पहले यहाँ पर कोई और इंसान होकर जा चुके हैं, तो जो हमारी तरह जीवन यापन करते थे। इसके अगले ही साल हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने खोज करी, लेकिन इसके अगले ही साल फिर एक और जो शोध करता थे हमारे, उसने भी इसके ऊपर विचार करा, भाई मैं भी कुछ ना कुछ अर्थ खोज निकाल लूंगा, तो उसने भी अपना मेहनत जारी रखी। अगले ही साल 1922 के अंदर 1922 में पाकिस्तान के अंदर राखल दास बनर्जी ने इसके और खोज करी और निकाला कि भाई मोहनजोदड़ो नामक शहर के अंदर भी इसी तरह के पुराने अवशेष हैं, इसी तरह की कोई सभ्यता हो के जाली जो आज से 5000 साल पहले थी। राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। मोहनजोदड़ो की खोज करी और उसने बताया कि भाई यहाँ पे भी हड़प्पा की तरह ही कुछ पुरातात्विक स्थल हमें मिलते हैं और इसके ऊपर शायद हमारा विचार है कि कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मत था कि भाई इसको हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया है या मोहनजोदड़ो ही क्यों कहा गया है, क्योंकि एक इस मैप है नहीं, अंदाजा लगाएंगे, एक पाकिस्तान जैसे कि ये भारत है हमारा, भारत इस साइड पाकिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ से होते जो इनकी सिंधु सिंधु घाटी सिंधु नदी थी एक, पाकिस्तान की सहायक नदी है, जो उस नदी के आसपास भी अगर खोज करी गई, सिंधु के आसपास खोज करी गई, तो शोधकर्ताओं ने पाया कि सिंधु के आसपास भी बहुत सारी साइटें हमें मिली हैं जिसके भी पुरानी सभ्यता के ही अवशेष मिले हैं। तो कुछ लोगों ने हड़प्पा के साथ साथ इसका सिंधु सभ्यता भी नाम रख दिया और 1924 में यह सिंधु सभ्यता के रूप में पूरा देश में, पूरा विश्व में एक क्रांति की तरह फैल गई या एक आग की तरह फैल गई है बात के भाई पाकिस्तान के अंदर सिंधु सभ्यता नाम की भी कोई चीज है, हड़प्पा भी कम है, सिंधु भी से न कम है। इस तरह की फिर बात धीरे धीरे फैलने लगी। सबसे ज्यादा साइटें हमें कहाँ मिली और सबसे कम साइटें कहाँ मिली, साइटें मतलब ये स्थल कहाँ मिले। 1922 में सेकंड या मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तब तक लेकिन 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक हमने करीब करीब 40 साइटें खोज ली थी पुरानी। 1947 तक हमने 40 साइट्स खोद ली थी, 40 साइट्स थी जो हमने खोज निकाली। शायद ही अपने ज़्यादा लागा कि आपने कम लागा, लेकिन अगर हम बात करें तब से लेकर के आज तक, यानी कि जब तक खोजना शुरू करा था तब तक, लेकिन अब तक जब तक लास्ट खोज हमारी जारी रही थी, हमने करीब करीब 1400 से 1500 साइट ये स्थल हमने खोज निकाले।
यानी कि इतनी मतलब जड़ा खोदा होड़े मिलने लग गए थे। धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पूरा खोज डालिया हमने, मतलब हमारी खोज जारी रही, यानी कि 1500 तक हम पहुंच गए, तो शायद और भी होंगे। तो सरकार ने इसको पर विचार करा, भाई जो पल्लियाँ थी वे तो जा लिए, लेकिन अब जो घर बस गए हैं, अब घर बनने लग रहे हैं, अब लोग की साल धर्म है, उनकी मत उजाड़ो, उनके घर ना फोड़ो, क्योंकि जो है जो नहीं है उनका चक्कर में आप जो जिंदा है उनका भी नाश करने लग रहे हैं। तो यह साइट की खोज हमने यहीं पर रोक दी इतने तक जाने के बाद। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर हमने 2 साइट मिली हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 3 जगह पर हमने मिली हैं। 475 साइटें हमने पाकिस्तान तक मिली हैं, और भारत से हमने सबसे ज़्यादा 925 साइटें मिली हैं। 925 स्थल हमने भारत से मिले हैं। अफगानिस्तान से 2, पाकिस्तान से 475 एंड भारत से 925, ये हमने स्थल मिले हैं। सबसे ज़्यादा हमने भारत से ही मिले हैं। भारत के अंदर अगर विदेशा की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में मिले हैं, लेकिन अगर भारत के अंदर की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। अगर भारत में पूछा, ये देख लीजिए एक बारी, अगर हम भारत की बात करें तो कितने राज्यों के अंदर हमने या स्थल मिले हैं, करीब करीब जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके अंदर हमें अलग अलग अपनी साइटें मिली हैं। भारत में खोजे गए स्थल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और क्या, राजस्थान। राजस्थान, इनके अंदर हमें साइटें मिली हैं हरियाणा, सॉरी, भारत के अंदर, जिसके माध्यम से हमें पता चला कि भारत में भी बहुत सारी साइटें हैं, जिसके अंदर पहले आज तक कई साल पहले विदेशी लोग रह के न जा चुके हैं। ये हड़प्पा सभ्यता जो या साइटें जो हमने मिली है कितने किस आकार की थी, या जो साइट मिली है हमने, या त्रिभुज आकार की साइट मिली है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा की साइट किस आकार की है, मोहनजोदड़ो के आकार की किस आकार की साइट मिली है, तो हम बता सकते हैं कि हमने जो हमारी सभ्यताएं मिली हैं या साइटें मिली हैं त्रिभुज आकार की थी। इनका आकार कैसा है? त्रिभुज आकार। त्रिभुज आकार किस तरह था यह समझियो, थोड़ा सा आपके आसानी से समझ में भी आ जाओगे। बिल्कुल हमें सरल और माध्यम, सरल हरियाणवी प्लस हिंदी दोनों का मिक्स करके ना अपनी क्लास में पूरी करने लग रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हिंदी में ही पसंद करें हैं, कुछ हैं हरियाणवी में ही पसंद करें हैं, लेकिन खड़तला पे हरियाणवी भी कौन बोल सकते, थोड़ा अच्छा को लगा क्योंकि सभी बच्चे देखें। इन चीज़ें दोनों जब मिक्स करके ना अपनी क्लास में पूरी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप और मैं दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर सका। त्रिभुज आकार क्यों कहूँ? हाँ, इसमें बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं हैं। इन चारों दिशाएं के अंदर अगर ऊपर की बात करा तो जम्मू कश्मीर हो गया अपना,
जम्मू कश्मीर के अंदर थी एक साइट मांडा नाम की, यानी कि मांडा कोई जगह का नाम होगा यो, मांडा। पश्चिम के अंदर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर था एक बलूचिस्तान, ना ना पश्चिम के अंदर है भाई बलूचिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान नाम की जगह है, थोड़ा सा ऊपर लिख, यहीं पे लिख दो आप समझिए उसने। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर मिले सुतका गंडोर, सुतका गंडोर नाम की जगह मिली है, जिसमें तो हमने पाया है कि बहुत से स्थल हैं जो पिछली उसके दमरे हैं। दक्षिणी तो मिली है हमने दामोद नाम की जगह, दामाबाद गुजरात के अंदर है शायद ये, दामाबाद नाम की जगह पूर्व। ये त्रिभुजाकार की कुकर होगी, या त्रिभुजाकार तो कौन है, या त्रिभुजाकार की होगी जी ऐसी। अगर हमें जम्मू कश्मीर तय और पश्चिम की साइड, उत्तर से जम्मू की, उत्तर से पश्चिम की तरफ चला, यानी कि जम्मू के मांडा से लाग के ना बलूचिस्तान के सुतका गंडोर तक के देखा तो यह साइड बनेगी। अब दक्षिण तय पश्चिम की तरफ चल रहा, यानी कि दामाबाद तला के न सुतका गंडोर तक की साइड न देखा तो यह त्रिभुजाकार होगी, इस साइड तो फिर यह गोल हो गया, घूम क्या लग रही है, तो यह भी त्रिभुजाकार इस तरह है, त्रिभुजाकार। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें, इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसकी अगर ये लंबाई है जी, इस लंबाई की बात करें तो यह है 1400 किलोमीटर। और बात अगर चौड़ाई की करें, हाँ चौड़ाई कितनी है इसकी, जो चौड़ाई है इसकी 1600 किलोमीटर। इसने एक बार साफ करके ना दोबारा लिखांगे ताकि अच्छा तरीका से अपना समझ में आ जाए। लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 1600 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है भाई, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई थी इसकी पूरी जो साइट जो हमने मिली है, जम्मू कश्मीर तक के ना बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान तक के ना दामोद तक, इसकी लंबाई ये है। मेन चीज़ है कि इतनी साल पुरानी सभ्यता हो चुकी है, यानी कि आज तक 5000 साल पहले की हम बात करने लग रहे हैं कि यह जो सभ्यता हमारी जो मिली लग रही है हमने, यह है लगभग 5000 साल पूर्व की हमें बात कर लग रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है, इतने साल पहले अगर लोग होकर चलिए, चलो अच्छी बात है, उनका भी एक जीवन था, वे भी इंसान थे और अच्छे तरीके तक जीवन अपना व्यापन करा करते, लेकिन आज तक भी हम क्यों पढ़ने लग रहे हैं। ये एक मतलब एक समझने की बात है कि अगर जो लोग होकर जाले तो हम उसको क्यों पढ़े, यानी कि बच्चे को छठी क्लास से इसका मोहनजोदड़ो सॉरी हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो वगैरह की साइटें पढ़ाना शुरू कर दी जावे हैं, फिर आगे 10वीं 11वीं में भी चला, ग्रेजुएशन के बाद भी चलती हैं, ग्रेजुएशन करे बंदा तब भी पढ़े हैं, आगे फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर ओढ़ जाके भी इसने पढ़ा है। क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर कि इसको बार बार बच्चा पढ़ने लग रहा है। इसका रीजन ये है कि इससे हमने सीखने मिले हैं, क्योंकि इनका जो जल निकासी थे ड्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा, इतना बेस्ट था, इतना बेस्ट क्वालिटी का था कि घरों के अंदर पक्की नाली, यानी कि आज से 5000 साल पहले की बातें करें, 5000 साल पहले अभी पक्की नालियां हुआ कर दी, स्नानागार, रसोई घर हुआ करता, अन्नागार था, इन कुआ था हर एक घर के अंदर, घर के दरवाजे एक सिस्टमेटिक तरीके से खुलते थे, दरवाजे की नलियां हर एक, मतलब ऐसा इनके पास सिर्फ शायद बिजली का कोई भी संसाधन कौन था, नहीं तो बाकी हर एक सुख सुविधा थी जिसका तक लेने खातर आप और मैं उत्सुक हाँ। 5000 साल पहले थे, इनका जल निकासी बहुत अच्छी थी, जल निकासी बहुत अच्छी थी। और शहरीकरण, शहरी नियोजन भी कैसे कहाँ पे इसने, शहरी नियोजन या इनका जेड़े रहा करते अपना घर बार इनते बना रखा था, वो एक इतना अच्छा तरीका था बना रखा था
जैसे कि अगर हम समझा इस बात ने, जिस तरह तो आज अपने सेक्टर होते हैं, बिल्कुल सेक्टर की ही तरह इन्होंने अपना एक घर बना रखे थे, गलियां बना रखी थी, जल निकासी खातर बना रखा था संसाधन, इस तरह से इन सारी चीज़ों का विकास कर रखा था। और सरकार भी इसलिए पढ़ावा इसने भाई समझाने की कोशिश करे ताकि बच्चा इसने सीख के न इस बात का अंदाजा लगा सके कि 5000 साल पहले के लोग अगर इतने अच्छे तरीके से रहा करते तो आज हम क्या तो नहीं रह सकते, इसलिए शायद हम पढ़ाते होंगे। लेकिन खैर ये तो बड़ी मजाक की बात, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक इतिहासकार ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही है कि अगर इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे। तो अपने आप को पहचानने के लिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इनके एक इसका इतना खूबसूरत होने का एक रीजन भी था, क्योंकि कोई भी सभ्यता या कोई भी समाज जब तक का विकास नहीं कर सकता जब तक कि पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा ना हो। आज भी भारत के अंदर शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते या बेटी को बोझ मानते हैं, बेटी के जन्म पर घर में दुख का माहौल उनके पैदा हो जावा है। लेकिन यह सभ्यता आज तक 5000 साल पहले की है, इसके अंदर पितृसत्तात्मक समाज न करके ना मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि इनके घर में माँ की ही चल्या करती, खासकर तो समाज की अगर हम बात करा, इनका समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक इनका समाज था, माता की ही पावर थी। माता की पावर का मतलब ये है कि भाई महिलाओं को ये एक अच्छी फर्स्ट प्रायोरिटी दिया कर दे हर मामले में, घर की छोटे बड़े जो काम हुआ कर दे, उसका कोई भी निर्णय लेना होता तो ये माँ की इच्छा ही पूछा कर दे, लेडीज की चलन दिया कर दे। भाई नू कौन था कि भाई लोग जैसे बीच में अगर आगे हम पढ़ेंगे, जब भी देश थोड़ा थोड़ा जागृति को वर्ण व्यवस्था बनाने लगी तो लोगों ने क्या करा, लुगाई सॉरी माफी चाहूँगा, लेडीज को महिलाओं को एक पैर की जूती समझने लगे, जिसका कहने लगे भाई महिलाएं तो पाँव की जूती होती है, उनकी इतनी कदर करने की कोई जरूरत नहीं, उनका जीवन होता है सिर्फ घर की चूल्हा चक्की तक जीवन व्यापन होता है, करना होता है, घर की चार दीवारी में ही उनको कैद रहना होता है। लेकिन हड़प्पावासियों की सोच थी कि भाई महिलाओं को भी उतना ही अधिकार जितना पुरुषों के हैं, बल्कि शायद ये लगता है इनकी जो भी हमें अवशेष मिले हैं कि महिला ने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कर दी, शायद पुरुष ने कम दिया कर दी। इनका शहरी नियोजन कैसा था? शहरी नियोजन की अगर हम बात करें तो इतना खूबसूरत था इनका शहरी नियोजन, यानी कि शहरी नियोजन इनका कैसे था, एक मैप बनावांगे छोटा सा, उसके जरिए हम इस बात में समझने की कोशिश करेंगे। एक होगा जी वो टीला, दुर्ग कहते थे इसको, ये किला कैसे कहाँ पे, एक थोड़ा सा इस तरह नीचे और थोड़ा बड़ा आकार का, अच्छा बन जा भाई, नो काम कौन चल रहा है। ये हो गए दो जगह टीले, जिसको टीला भी कैसे कहा, इसका नाम था पूर्वी टीला, ये था पूर्वी टीला, और ये था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला का वहाँ, या इसको आप दुर्ग भी कह सकते, दुर्ग भी इसने क्या कर दिए लोग, दुर्ग यानी कि किला भी था, किला किला हाँ किला ही कह सकते हैं इसको ज़्यादातर तो आप, क्योंकि इसके कहीं कहीं हमें अवशेष मिले हैं कि ये इस आकृति के मिले हैं, कहीं हमें अवशेष मिले कि एक के चारों ओर पक्की ईंटों की एक दीवार हुआ करती थी जो इनकी सेफ्टी का कवच था। ये सेफ्टी कवच था किस तरह से, पूरा ये किला हुआ इसके चारों ओर एक बिल्कुल पक्की ईंटों की एक मजबूत दीवार हुआ करती थी, ताकि कोई भी बाढ़ वगैरह आ जाए या कोई भारत हमला कर देवे तो इस लोग इन पर रहने वाले लोगों पर कोई खतरा ना हुआ। इस साइड नहीं हुआ करती, इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि यहाँ पर जो पूर्वी टीले के अंदर लोग रहा करते वो आम जनता रहा करती, बिल्कुल आम लोग या गरीब लोग कैसे का इसमें वास करा करते। लेकिन इस दुर्ग के अंदर पुरोहित लोग रहते थे, पुरोहित लोग इसमें वास करा करते हैं, थोड़े घने तकड़े होंगे व्यापारी वो पूरे होंगे वे, मतलब भाई अच्छे लोग अमीर लोग इसमें रहा करते। जिस तरह पे गाँव में तो आम लोग रहे हैं भाई, खेती बाड़ी तो जुड़े उड़े लोग हुए हैं,
सेक्टर में फिर थोड़े से अच्छे लोगों में हैं जिसकी वैसे बिना निंदे को नहीं गाँव वाले तो भोकड़े पड़ जाएंगे अपना खेता में काम बंद धंधा करके गुजारा विसर कर लेंगे। इस तरह का था। यह जो दीवार हुआ कर दी इसका यह थी बिल्कुल पक्की ईंटों की दीवार, या बाहर की जो दीवार हुआ कर दी पक्की ईंटों की हुआ कर दी ताकि बाहर हमला करने वाला तो विराम तक बच सके और अपना जीवन में भी सेफ रह सके। पक्की ईंटों की दीवार हुआ कर दी। और इसके अगर अंदर की दीवार की हमें बात करा तो या कच्ची ईंटा की हो जा करती, क्योंकि बाहर की पक्की होगी तो अंदर की कच्ची की चल जाएगी फिर तो आराम से। अंदर की कच्ची ईंटों की दीवार थी। जो इनका शहरी नियोजन था बिल्कुल ही सरल, आपके समझ में भी आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश अच्छी करी है। शायद कुछ गलती रहेगी तो आगे देखेंगे। ये भी दो तरह की, लेकिन एक और अलग चीज हमने मिली है, कहीं कहीं एक अपवाद भी होता है हर जगह था। हमने धोलावीरा तो एक साइट मिली है, एक शहर मिला है जिसके अंदर 3 टीलों के ये 2 टीले हो गए, 2 हिस्सा का वर्णन कर रखा है। लेकिन धोलावीरा तो हमने एक ऐसी साइट मिली जिसके 3 हिस्सों का वर्णन कराया गया है, यानी कि वो बतावे हैं कि भाई 3 हिस्से भी थे कहीं कहीं तो हिस्सों नहीं भाई, हिस्सों 3 हिस्सों के टीलों का वर्णन किया गया है। टीलों का वर्णन किया है। ये धोलावीरा तो साइट मिली है एक जिसके अंदर 3 टीलों का वर्णन कराया गया कि भाई यहाँ पे 3 टीले भी थे। जैसे 3 टीले का मतलब ये है, एक यो गया, एक यो गया और एक यो गया, इस तरह के 3 टीले की बात करी गई है। लेकिन एक चीज़ और हमने बड़ी रोमांचक मिली, लेकिन ये अगली क्लास में बताने की कोशिश कराएंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें बता देता मोटा मोटा। कई जगह तो हमने मिला कि यो इसका चारों ओर दीवार है, इनका कोनी। कई हमने मिला कि जैसे ये 2 टीले हो गए, इन दोनों के ही चुकर दे एक मोटी पक्की ईंटा की दीवार मिली है। कईयाँ का एक में मिली है, कईयाँ का 2 में मिली है, और कई तो ऐसी साइट भी मिली जिसके ऊपर एक पे भी पक्की दीवार को ना दोनों कच्चियाँ की है, मतलब बाउंड्री लाइन कड़े भी कोने दोनों के अलग अलग सभी से हमने अलग अलग मिले। लेकिन धोलावीरा एक ऐसी साइट है एकमात्र जिसमें 3 हमने टीले मिले हैं, जैसे 3 टीले यह मिली है। ये बात है, ये कहना चाह रहा है जो है। अलग अलग साइट अपना बता लगा 14 से 1500 साइट है, तो सब में अलग अलग कुछ ना कुछ तो फर्क पावेगा फिर। ये है जी। इसके बाद अगर बात करा मोहनजोदड़ो की, उसमें इस अलग की चीज़ मतलब इनके मिलती जुलती ही बातें, क्योंकि सब एक ही जगह पर मिली है। पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो मिला, पाकिस्तान के अंदर हमने हड़प्पा संध्या मिली, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता मिली है। इसके अंदर ज़्यादातर खान पीने में कोई बदलाव नहीं है, शिकार करना, कपड़े पहना, सब कुछ सारी चीज़ें सेम है। लेकिन एक चीज़ में थोड़ा सा अंतर मिला है। मोहनजोदड़ो तो जो हमने साइट मिली है, चल एक बार लिख ली वहाँ, उपरला साफ कर दे थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। उफा 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो शहर के अंदर मोहनजोदड़ो शहर में या खोज करी कर इसमें तो पाया उन्होंने कि भाई उरे भी कुछ लोग रहा करते जिनका नगर नियोजन था इतना सिस्टमेटिक तरीके से, वे लोग रहा करते इतने सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अपने घर बना रखे थे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पे भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी या इतना अच्छा मनुष्य का विकास, माइंड इतना काम कराया करता, इतना शार्प माइंड के वे लोग थे कि जल निकासी की व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी थी कि पानी नालियों का द्वारा बाहर निकल जाया करता, दीवारें ऐसी बना रखी थी, सड़कें एक दूसरे के 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी,
चलो एक छोटा सा मैप के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कि एक छोटा सा मैप ले लिया अपन, थोड़ा आसान हो जाएगा अपना खातर समझना। इसके अंदर एक बड़ी चौड़ी सड़क थी, 10 मीटर की सड़क लगभग थी, या 10 मीटर की 10 मीटर की सड़क थी, जिसमें राजपथ रोड भी कहा गया है। राजपथ भी कहा गया है, या थी। इसके अंदर जिस तरह से भी होगी सड़क एक, अरे होगी गली, फिर उरे सड़क गली, सड़क गली, गली और गली। सेम नु का नु ही रोड का परली साइड भी बना रखा था इन लोगों ने। यह होगी सड़क, फिर यह गली काट दी। इसका इसका बिल्कुल सीध में यह सड़क होगी, इसकी बिल्कुल सीध में ये सड़क, बिल्कुल सीध में ये सड़क। आप देखो एक बारी, बिल्कुल सीध में, अब इसकी सीध में बिल्कुल सड़क एक, और फिर सड़क, इसकी सड़क, ये सीध में सड़क, फिर इसकी सीध में यह गली बना दी, यह गली होगी। इस सड़क की सीध में बिल्कुल इस रोड का विपरीत भी एक सड़क, बीच में फिर गली, इन गलियां की सीध में ये गलियां हैं, फिर एक सड़क और फिर गली। जैसे मैं लिखूं तो आपका थोड़ा सा समझ में आऊगा अच्छा तरीका, तो यह होगी सड़क, ठीक है। और यह है जी गली, या इन उड़ाना मोड़ लिया भाई, यह होगी गली, समझ में आई। सड़क होगी या गली होगी, ये प्लाट एक नक्शा है, दिमाग पर थोड़ा जोर दो, जब जाके आपको यह बात समझ में आएगी। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताऊं हूं। अब यह गली होगी, इस गली के अंदर यह जो जगह है उरे बना रखे थे मकान, घर लोगों के, ये घर हैं। इन घरों के जो मेन दरवाजे थे वे खुला करते गली में। जैसे यो घर हो गया, दो तीन ये घर हो गए, इन तीनों के दरवाजे खुलेंगे गली में, सड़क पर नहीं खुला कर दे। यानी कि जो घरों के दरवाजे थे मुख्य गली में खुला कर दे, सड़क पर नहीं खुला कर दे। शायद इसलिए कदे को बाइक बुई काला वर बालक बुड़क लिकड़ जा, चोट चाट लाग जावे, इस करके ना गलियां में दरवाजे खोलिया कर दे। इतने समझदार लोग थे वे। इस साइड भी सेम यही बात, पुराने घर हो गए, इनके दरवाजे गली में, या गली होगी गली में खुला कर दे, या सड़क खाली रही, सड़क खाली, फिर इसका भी दरवाजा हुए, या होगी गली, इस गली में घर हैं, इनके घरों के दरवाजे इस सड़क पर, उस पर गली में खुला कर दे। इस तरह से उन्होंने अपना एक सिस्टमैटिक तरीका से अपना विचार रखा था, ताकि कोई भी परेशानी ना होती अपना जीवन यापन करने में। सारी की सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। सारी की सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर, मतलब कि एक दूसरे को बिल्कुल सामने आमने सामने थी, 90 डिग्री का समकोण पर ही काटा कर दी। इतना एक अच्छा तरीका, सिस्टमैटिक तरीका तो इन्होंने कर रखा था कि भाई ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। दरवाजा खोलने के अंदर कोई बग्गू रेड़ू गाड़ी आंदा हो तो कदे भाई दरवाजा अड़ जाए, बालक एकदम तले कड़ा तो रोड पे तो कदे दिक्कत हो जाए, तो इसलिए उनके दरवाजे जो खुलिया कर दे, गली में खुलिया कर दे, ठीक है। इसके अंदर भी एक अपवाद है जो अपन एक अच्छी चीज मिली है, वो अपवाद के मिला है कि गुजरात का एक अपन एक साइट मिली है गुजरात के अंदर, लोथल नाम की, गुजरात का लोथल, लोथल नाम की एक जगह है। उसमें अपन एक चीज पाई है कि जो घरा के जो दरवाजे थे वो गली में ना खुल के सड़क पर खुलते थे। यानी कि लोथल एकमात्र ऐसी जगह मिली है जिसके दरवाजे सड़क पर खुलते थे। सड़कों पर दरवाजे खुलते थे। सड़कों पर इनके दरवाजे खुलते थे। बाकी आगे तो अंदर खुला कर दे, इनके मोहनजोदड़ो के अंदर जो मिली अपन पाकिस्तान के अंदर, उनके खुला कर दे गली के अंदर दरवाजे घरा के।
लोथल गुजरात के अंदर अपन एक ऐसी साइट मिली है जिसके दरवाजे गली में ना खुल के सड़कों पर खुलते थे, ये उल्टे चलिया करते अपन ले तो है भी उल्टे चलने के नरे। लोथल ते अपन एक चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य भी हमने लोथल से मिले हैं कि भाई चावल भी खाया कर दें लोग, बड़े आय बंदे थे, ऐसी बात नहीं है। इस तरह तो उनका जीवन यापन था। लोथल के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है, आसानी भी रही होगी, शायद समझ में भी आया होगा। ठीक है, इस तरह तो भी अपना घर घर हर एक समाज रहा करता। इब आप बात करांगे वे एक एक घर किस तरह बना रखा था उनकी। ये तो अपन बात कर दी पूरा पुरोहित टीला लगा लो या आम आदमी का जो टीला था उसकी बात थी। ये वहाँ पे बात करेंगे एक सिंगल घर की था, एक घर के अंदर कितने कमरे हुआ कर दे, कुआ कड़ा था, रसोई घर कितने थे, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। एक नक्शे के मैप पे चलेंगे, एक मैप बनाते छोटा सा, जो एक मकान का प्लाट है, ओ सॉरी एक प्लाट का नक्शा है एक। यह होगी गली, इस घर का जो दरवाजा वो खुलेगा इस गली पे। ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खुल गया। दरवाजा के अंदर एंट्री करते ही, जैसे एंट्री करके घर में एंट्री कर दे, 5 से 6 फीट की एक दीवार आ जाओगी, या दीवार आएगी 5 से 6 फीट की। 5 से 6 फुट की दीवार एंट्री कर दी, यानी कि घर की महिलाएं भाई कुछ भी खाना पीना कर रही हो, अपना भाई कुछ भी मनोरंजन वगैरह करती हो, या कोई भी काम धंधा करते हो, तो गली के अंदर से कोई व्यक्ति टपा तो उसने एकदम वो देख नहीं सकता जाके, यानी कि कोल्ला पर्दे की जगह पर हमने दीवार बना रखी थी 5 से 6 फुट की। अगर किसी आदमी ने घर में जाना तो वो पहले इसके अंदर बढ़ेगा नू, बढ़ के फिर दीवार का इस साइड क्या होगा, या फिर वो इस साइड के अंदर जाएगा मकान के, सीधा डायरेक्ट नू नहीं जा सकता क्योंकि बीच में आएगी या दीवार। दीवार क्रॉस करते ही एक कच्चा आंगन हुआ करता, यो हर एक घर में मिला मैंने मोहनजोदड़ो के हर एक घर में। इसके अंदर एक कच्चा आंगन हुआ करता, इस कच्चे आंगन के अंदर एक रसोई घर, एक स्नाना घर और एक कुआ हुआ करता, तीनों चीजें हमने इकट्ठी मिलेगी इसे कच्चे आंगन के अंदर, जैसे कि कुआ, रसोई और स्नानागार। और स्नानागार, ये तीनों चीजें हमने इसे हर एक मकान के अंदर मिली है। ऐसी बात नहीं कि एक में मिल गई बाकी में तो है कोई, तीनों में। यानी कि आज भी भारत के अंदर हमारी सरकार को एआई का जमाने, टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर भी हम देखा तो हमारी बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं जो बर्तन गली में लेकर साफ करे हैं, या कई घर में आज भी शौचालय नहीं है, स्नानाघर नहीं है, या रसोई घर तो शायद बहुत घर में ऐसे होंगे जिसके अंदर ना होगा। गाँव के अंदर तो ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कह सकता, बहुत से आज भी ऐसे लोग हैं जिसके घर के अंदर आज भी रसोई घर नहीं है। तो उस आज से 5000 साल पहले की अगर बात करा तो हर एक घर में कुआ आया करता, पानी की सुविधा खातिर रसोई होया करती, भाई खाना पकाने खातिर, बर्तन वाजे वगैरह साफ करना, स्नानागार हुआ करते, हर एक चीज की सुविधा थी इन लोगों के पास में। और एक बड़ी खूबसूरत बात है जो या तो मेरे भी अच्छी लगी, इन तीनों का, कुआ का, रसोई का और स्नानागार का जो पानी खातिर इनकी व्यवस्था करा के थी, पानी निकल कर आंगन में क्या एक पाइप, और यहाँ से होते सीधी गली में, गली में तो क्या ना मुख्य सड़क थे जो इनकी, उस सड़क पर जा कर दी। नीचे नीचे सड़क तक जो नाले बना रखे थे इस तो होते शहर की तरफ निकल जाया करता पानी, यानी कि हर एक घर का यो जल निकासी कराया करती। बेस्ट ड्रेनिंग सिस्टम था इनका कि भाई घर में जो साफ पानी, गंदा पानी जो भी था सब बाहर निकल जाया करता, घर में कोई गंदगी को रहा करती। आज भी यहाँ पे देखा कि बहुत से गाँव ऐसे हैं जिससे सीधे बाहर तसड़ा पानी का खिंडाना पड़े हैं। ये तो हमारी सरकार की गलती, कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज तब 5000 साल पहले भी लोग इतने एडवांस थे, और आज आप एआई का जमाना ले रहे हैं लेकिन फिर भी आप इतने एडवांस को नहीं। हाँ, तो इस तरह उनका जल निकासी हुआ कर दी। फिर थोड़ा सा और पीछे चला, हर एक घर में 4 से 5 कमरे हुआ कर दे मिले हैं जी, हर एक घर में। कोने के ऊपर एक सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हर एक घर में, सीढ़ियां मिली हैं। एक अंदाजा लगाया गया है कि घर जितने से 2 मंजिला लगभग सबके हुए होंगे, 2 मंजिले घर सबके रहे होंगे, ज्यादातर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि घर के अंदर सीढ़ियां मिली हैं, 5-5 कमरे मिले हैं, रसोई, कुआ, स्नानागार, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से ऐसा बनाएगा जैसे आज के टाइम पर अगर हमें देखा तो एक सेक्टर नहीं होता है, सेक्टरों में भी सेम यही चीज हुआ करे हैं कि हर घर के एक डिजाइन यो है तो दूसरा घर का भी सेम यो ही मिलेगा।
हर एक घर का बर्जा कितना निकालना है, भाई भर्ती कितनी करनी है, छात कितनी ऊंची उठानी है, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो सेम की सेम 5000 साल पहले भी लोग ऐसे ही अपने मकानों को बनाया करते थे। सेम बिल्कुल हमने यही चीज़ आपको मिली है। साफ कर दूं? हड़प्पा सभ्यता या ये जो साइट जो हमें मिली है या कितने टाइम पुरानी है और कितने समय तक या लुप्त हो गई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी साइट है ये 2350 से लेकर के 1750 तक तो लिप्त होनी शुरू हो गई थी। 2350 में चाली के मतलब मिल गई थी, तब तक इनका सफर है। 1750 में लुप्त होनी शुरू हो गई थी। अब होने क्यों लग गई थी, इसके ऊपर अलग 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 वैज्ञानिका के अलग अलग विचार हैं भाई। कोई कब है बाढ़ आने लगी थी, कोई कब है प्राकृतिक नुकसान महामारी फैल गई थी, और कोई कब है भाई आक्रमण वगैरह हो गए थे, भूखमरी आ गई थी। सबके अलग अलग विचार, इसके ऊपर आप अलग बात करेंगे कि किस कारण तो ये गायब होने लग गए थे या हो गए गायब, किस तरह समस्या होंगी। फिर बात करेंगे आप इनका जीवन यापन किस तरह था भाई, जीवन यापन में यानी कि खान पान इनका कैसा था। जीवन यापन इन लोगों का कैसा था, ये भी आज का जमाना की तरह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। ये खाने पीने के शौकीन थे, ऐसी बात नहीं है। शाकाहारी और मांसाहारी ये लोग दोनों ही थे। शाकाहारी मांसाहारी का तो हमें पता है, मछलियां पकड़ लिया करते, जानवरों का शिकार कराया करते, मजबूरी भी थी क्योंकि उस टाइम पर कौन सा पिज्जा खाया करते हैं, तो इसलिए मजबूरी में शिकार भी करना पड़ा करता। थोड़े से निम्न वर्ग के लोग थे, थोड़े से पैसे वाले लोग थे भाई, उनके पास अलग सी सुविधाएं भी थी। जैसे उनके पास भी फसलें हुआ करती थी उस टाइम पे भी। फसलें की अगर उनके फसलों की बात करें तो के फसल थी और के खाया करते हुए। जौ के साक्ष्य मिले हैं, राई मिली है, सरसों मिला है और तिलहन मिला है जी। तिलहन मिला है और क्या मिला भाई, तरबूज मिल खरबूज, हाँ तरबूज मिला है, तरबूज के बीज मिले हैं, कहीं कहीं खरबूजे के भी मिले हैं, खरबूज के भी बीज अपन कड़े कड़े मिले हैं, कद ने खाया होगा पक्का। और क्या रहेगा, जो राई, हाँ एक कपास की भी साक्ष्य हमने मिले हैं। इतनी सुविधाएं भी इन लोगों के पास थी, कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे, कदे कोई सोचे नहीं क्या गाना बेरा था, ज्ञान बतेरा था, खाने पीने के में बड़े शौकीन थे। इस तरह की फसलें इनके पास हमने मिली हैं, जिस तरह अपना जीवन यापन करा करते, मांस खाने मांस खा लिया करता, शिकार वगैरह करके ना। और भाई जो शाकाहारी था वो बंदा ये चिप्स यूज कर लिया करते, कद नामदारी होगा क्या का नाम ले रहे हो तो। फिर बात करते आभूषण इनके कैसे थे। आभूषण की अगर बात करा तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे बड़े फैंसी आदमी थे। महिलाएं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने की शौकीन थे। महिलाएं भी आभूषण पहना करती और पुरुष भी आभूषण पहना करते। उनमें तो कुछ कुछ आभूषण ऐसे जो उनके मिलते जुलते भी रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ हैं जो अलग अलग भी रहे हैं। आभूषण हमने जो भी डेड बॉडी मिली है, या हमें का मतलब है कि शोधकर्ताओं ने जो भी मिला है, हमें जो इनकी डेड बॉडियाँ मिली हैं उनके अंदर अलग अलग डेड बॉडी में अलग अलग मोहरे मिली हैं, मनके मिले हैं और आभूषण मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिच लोग क्या पहनते थे और थोड़े पुअर लोग थे तो वो क्या पहनते थे। अगर हम बात करें थोड़े पैसे वाले लोग थे, पुरोहित लोग, वो किस तरह के आभूषण पहनते थे, यानी कि उनके पास सोने चांदी सोने चांदी के मनके मिले, यानी कि सोने चांदी के आभूषण पहना करते हुए। अच्छा, और क्या मिला, हाथी के दांत के मनके, हाथी के हाथी के दांत के मनके मिले हैं, हाथी के दांत के मनके मिले हैं।
और अगर हम बात करें थोड़े गरीब परिवार थे या गरीब लोग हुआ करते जो फीलिंग ले लिया करते सिर्फ, क्योंकि सबका ब्यों तो नहीं हुआ करता अच्छे सब कुछ पहनन का, जो निमन लोगों की डेड बॉडी मिली है, क्योंकि डेड बॉडी से ही हमने अंदाजा लगाया उनके गलों में क्या बंध रहा था क्या नहीं बंध रहा था। कुछ अमीर टाइप के लोग थे, उनके सोने चांदी के मन के पहरा कर दे, बने उड़े हाथी के दांत के मन के भी पहरा कर दे कुछ लोग। लेकिन कुछ डेड बॉडी हमने ऐसी भी मिली है जिसके अंदर जैसे हम बात करा शंख शंख मिला गले के अंदर, शंख सीप मिला है, और क्या मिला सकता है भाई, शंख हो गया सीप हो गया, और मिट्टी के मन के मिले हैं। मिट्टी के मन के भी मिले हैं, यानी कि कोई मेरे वर्गा होया अलवैदी गरीब सा बेचारा, वो क्या रहा था गहरा के छोटे छोटे मणिये बना लिया करता, उसमें मोरे करके ना फिर तागा डाल के ना गले में माला डाल लिया करता। बस सेम यही फीलिंग ले लिया करता भाई, आप भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस तरह तो जीवन अपना अपना कराया कर दे। इन लोगों ने कपड़े की भी एक अच्छी खासी नॉलेज थी, कपड़े तभी अनबिग नहीं थे, सूती कपड़ा और ऊनी कपड़े की भी इन लोगों को एक अच्छी खासी जानकारी हुआ करती थी। कपड़ा की अगर हम बात करें, कपड़ा इनके पास सूती और ऊनी दोनों टाइप का इनके पास कपड़ा हुआ करता। सूती कपड़ा में भी इनके पास दोनों तरह के टाइप थे, यानी कि इनके पास एक सादा कपड़ा भी हुआ करता जो बिल्कुल ही सादा हुआ करता, जो कोई भी कढ़ाई नहीं कोई डिजाइन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता। अगर बात करें सूती कपड़े के अंदर ही इनके पास एक कढ़ाई वाला कपड़ा भी हुआ करता, कढ़ाई हुआ करती उस कपड़े के ऊपर पे, मतलब वो भाई कोई रिच परिवार का लोग पहनता होगा, शादी विवाह में लोग पहनते होंगे, महिलाओं की कुर्तियों पर भी या चुंदड़ी वगैरह पवा कर दे, कढ़ाई वगैरह हुआ कर दी, शॉल पवा कर दे, एक आधा पही हुआ कर दे। इस तरह का भी कपड़ा हमने देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो तो एक और चीज मिली है कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक लिख देते हैं जी, मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ा तो लिपटे हुआ अपन एक चाकू मिला है, सूती कपड़ा में लिपटा लिपटा चाकू। पूछांगे इस भाई तो क्या तैयार कर था चाकू किसका पोगा बेरा नहीं भाई, पाकिस्तान का पो पाकिस्तान तो खैर ही नहीं का था उस टाइम पे भी, किसका पोगा वो एक सूती कपड़ा में लिपटे हुए अपन चाकू भी मिला है, बेरा नहीं किस लिए था इसका बारे में नहीं बता सकते। ये कुछ हमने पाकिस्तान तो लिकड़ गया मुँह हड़प्पा सभ्यता था सॉरी मोहनजोदड़ो तो देखने को मिला है। एक और इनके बहुत ही एक अच्छी इमारत इनकी बना रखी थी, खूबसूरत साक्ष्य जो इनका था, बहुत बड़ा अन्नागार इनके पास हुआ करता था जिसमें ये अपना स्टोर कर लिया करते अनाज वगैरह। अन्नागार की सुविधा इनके पास थी, वह एक बहुत बड़ा स्नानागार भी हम इन लोगों को देखने को मिला है। एक बहुत बड़ा स्नानागार भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इसमें क्या करा कर देख ये सार्वजनिक हुआ करता भाई, यानी कि सब खातर था, कोई भी एक पर्सनल आदमी खातर नहीं हुआ करता। इसके अंदर कोई भी फंक्शन हुआ करता, कोई इनका बार त्योहार या कोई भी दो पूजा का जो इनका एक पर्टिकुलर दिन हुआ करता, उस पर थोड़ा इंजॉय कर लिया कर दिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि कोई साधु वगैरह जो आया कर दे उड़ते पानी पुनी भर लिया कर दे, इस तरह की उनके खातर सुविधा बना रखी थी। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई कितनी थी स्नानागार की, स्नानागार की लंबाई 11.48 मीटर थी। अगर इसकी बात करें चौड़ाई की, इसकी चौड़ाई 7.1 मीटर थी। बात करें अगर इसकी गहराई की, इसकी गहराई 2.45 मीटर थी। यह इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई हुआ करती थी भाई। इब मेन चीज़ ये है कि स्नानागार के अंदर पानी कुकर लिकड़ा करदा, गंदा पानी हो जा करदा, तो अगर साफ डालना होता तो कैसे डालना होता था। ये देखिए एक स्नानागार हम बनाने की कोशिश कराएंगे, आपको एक चित्र के माध्यम से समझावांगे, पेंटिंग तो अपनी खैर सी है। इस स्नानागार के अंदर उत्तर और दक्षिण तरफ से सीढ़ियां उतरती थी, दक्षिण उत्तर तरफ से सीढ़ियां उतरती थी। सेम इस नीचे साइड पे भी उतरा करती नू की नू सीढ़ियां।
दोनों तरफ तक कुछ सीढ़ियाँ उतरा कर दी, ये सीढ़ियाँ उतरती थी। फिर उरा पानी पुनी भर जा कर दा, डबल दीवार बताई गई है या मोटी मोटी हुआ कर दी, ताकि इसका जिप्सम वगैरह का प्रयोग करा गया ताकि पानी का रिसाव बाहर न निकले। और इसको चारों ओर कमरे बने हुए थे, बिल्कुल चारों ओर कमरे बने हुए थे। पता नहीं वो भाई कपड़े बदलने खातर थे, भाई कोई नहावन हुआ तो एक बार कपड़े चेंज कर ले, लोअर टी शर्ट में आ जावे, फिर नहावा गुत्ता लगा हुआ है, या फिर किसी और चीज़ खातिर इन्होंने बना रखे थे। इस तरह का इन्होंने एक प्रावधान कर रखा था स्नानागार के अंदर। इतना सिस्टमैटिक तरीका था, हर एक चीज़ बनाई गई थी कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने का तगड़े इंजीनियर हुए होंगे, क्योंकि उस टाइम पर ना पढ़ाई ना शिक्षा कुछ थी। खैर पढ़ाई तो थी लेकिन हमारा बात समझ में को नहीं। लेकिन हाँ, इतनी भी ज़रूर है कि भाई इतना सिर्फ लाइट बिजली का इंदौर समाधान को और हर एक सुख सुविधा इन लोगों के पास थी। इतना एक अच्छा तरीका था ये अपना जीवन यापन कर्या कर दे। तो ये था अपना हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की बातें, जिसके ऊपर आज अपना एक छोटी सी क्लास लेने की कोशिश करी है। अगर कुछ भी क्लास में छूट गया हो तो हाँ, ये तो दिखा जाहिर है 1 घंटे की क्लास में सॉरी 40 से 45 मिनट की क्लास में आप इस सारा चैप्टर न कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो चैप्टर सॉरी लेक्चर बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। जितनी भी मोटी छोटी बात अपन इसमें लेने की कोशिश करें उसमें तो आप ज़्यादा नहीं एक ही बात सीखने की कोशिश करोगे तो वो भी बहुत होगा। अगर कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ किताबें ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता है इससे, जैसे मैंने समझा दिया इससे। लेकिन आपका हर एक चीज़ की नॉलेज होगी, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा सिर्फ किताबों से एक अलग ही नॉलेज मिलेगी आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किताब को पढ़ो ज़रूर, उसके माध्यम से आपका चैप्टर क्लियर होगा। अगर इस क्लास के अंदर कुछ भी रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी राय बताना कि क्या कमी रहेगी जी, इसके ऊपर और 2-3 बात बताओ और एक क्लास लो, तो आप उसने कमी ना मेट देवांगे। अगली क्लास में हमें पढ़ाएंगे आप पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में कि किस तरह से वेद शास्त्र उनका निर्माण हो गया, समाज थोड़ा सा और आगे होने लगा, पढ़ने लिखने लग गया, वर्ण व्यवस्था कैसी होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी, उसके बारे में भी जाना है यहाँ पे अगली क्लास में। बाकी चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।